अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। अब तरीका मैं बताता हूं बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं। अगर कोई चीज कोई भी टर्म गलत हो गया, आप एक काम करेंगे, उसी ब्लैक पेन से आप सीधा ऐसे एक सिंगल कट दे दीजिए। तो जहां गैप होगा, पता नहीं कॉपी चेक करने वाला उसके अगले पेज पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अब ये उसकी मर्जी है। तो रेस में पीछे छूट जाइएगा, कॉपी छिना जाएगा, पता चला 2-3 गो क्वेश्चन छूट गया आपका। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप भी 2026 में बोर्ड परीक्षा के फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं और केमिस्ट्री का पेपर लिखने वाले हैं, तो केमिस्ट्री में अगर आपको 70 में 70 चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है प्यारे बच्चों आंसर राइटिंग। कि कैसे परीक्षा में हमको आंसर लिखना है, उसके लिए हम आपको आज टिप्स बताने वाले हैं। तो हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने से आपका और हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो जाएगा, आप सदैव के लिए जुड़ जाते हैं। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं, आइए हम लोग का जो विषय वस्तु है उस पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें बात करना है कि हम केमिस्ट्री का आंसर कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें। कई बार ऐसा होता है कि सारा आंसर पता है बट कॉपी हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो हमारा नंबर कट जाता है। और हम लास्ट में जब देखते हैं कि हमारा इतना ही नंबर आया, एकदम सा जो है मन अंदर ही चिढ़ के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो चैलेंज के लिए कॉपी फिर से अपना सबमिट करिए, यही होता है। उसमें 2-4-5 नंबर आगे पीछे होगा और कुछ नहीं होगा। आखिर टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते होंगे कि उनका जो है 70 में 70 मिल जाता है भाई? ऐसा क्या है? तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि आपका जो बोर्ड का पैटर्न है प्यारे बच्चों, वो है ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव। क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिक्स पैटर्न है, जिसमें ये रहता है 35 नंबर का। तो इसके लिए तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कभी भी ओएमआर आंसर शीट आएगा ना, जब भी ओएमआर रंगने के लिए, तो अच्छे से कलर करना है प्यारे बच्चों। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, निर्देश वहां पे दिया रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि समय का ध्यान रखते हुए हमें ओएमआर को बिल्कुल सही तरीके से फिल कर देना है, समय का ध्यान रखते हुए। और एक बार क्या करना चाहिए कि कभी भी पूरा 70 सवाल को जरूर देख लेना। 70 सवाल को देख लेना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी 35 सवाल ही टच करना है, उसी को सॉल्व करना है। तो पूरे 70 सवाल 1 से लेकर 70 तक आपको एक बार नजर दौड़ा लेना है 5 मिनट के अंदर, ताकि आपको कंफर्म पता चले कि ये वाला आंसर हमें पता है। और अगर आपको कंफर्म आंसर पता है, तो जिसका कंफर्म हो धड़ाधड़ उसको टिक लगाते जाओ क्वेश्चन पेपर में, और श्योर हो जाओ कि कौन कौन श्योर हैं आप। और अगर आप श्योर हो गए 35 का, तो वही 35 लगाइए, वही 35 जिसमें आप 100% एकदम कॉन्फिडेंस में है कि इसका यही सही होगा, तो वही 35 नंबर सवाल प्यारे बच्चों ओएमआर पे 35 को सवाल आपको ओएमआर में रंग देना है। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक जरूरी बात मैं बता दूं कि ओएमआर भरते समय किसी भी इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है। जो भी उसमें इंफॉर्मेशन मांगा जाता है कि भाई रोल कोड भरना है, रोल नंबर भरना है, सब्जेक्ट भरना है, तो ये सारी चीजें जरूर करना है। आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो जो भी क्रियाकलाप है, पहले जहां पर बैठो वहां के आसपास के सीट में देख लो कहीं चीट पुर्जा कागज तो कुछ भी नहीं फेंका है, पहले ही हटा के अपने सीट से बाहर फेंक दो उसको। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एग्जाम में सिग्नेचर के लिए पेपर्स आते हैं, उस पर साइन छोड़ना नहीं है। आंसर लिखने के धुन में साइन करना भूल गए, अब्सेंट हो जाइएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें प्राइमरी है, बहुत जरूरी है, प्राथमिकी पर इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो ऑब्जेक्टिव का तो काम हो गया। अब आता है सर सब्जेक्टिव का कैसे करें, इसका सबसे बड़ा मामला है। ये भी 35 नंबर का पूछा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, कभी भी कॉपी लिखना हो ना, तो 35 नंबर के सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी लोग जानते हो कितना रहता है, 20 क्वेश्चन दिया रहेगा। और इसमें से आपको कोई भी
10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है और सबसे पहले आप उस 10 क्वेश्चन को लिखेंगे जो आपको पता है, 100% पता है। जो 100% आपको पता है उसको सबसे पहले लिखना बहुत जरूरी है और बड़े अच्छे से लिखना है। आप कभी भी आंसर लिखें तो किसी भी टॉपिक को परिभाषित करें तो ध्यान रखिएगा, किसी भी टॉपिक की परिभाषा लिखना हो तो परिभाषित करने के बाद आप उसका उदाहरण जरूर दें। उदाहरण मत छोड़िएगा, परीक्षा में उदाहरण सहित लिखे चाहे मत लिखे, अगर उस टॉपिक का उदाहरण होता है तो आपको आंसर में उदाहरण लिखना ही लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर कोई अभिक्रिया की बात कर रहा है, किसी तरीके का रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, तो आप रासायनिक अभिक्रिया भी जरूर लिखें। जरूर लिखे प्यारे बच्चों, एक लाइन में रासायनिक अभिक्रिया स्वच्छ रूप में। और वो भी ध्यान रखिएगा किस तरीके का रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण आपको परीक्षा में लिखना है। कभी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। आ रही है बात समझ में सबको? यहां तक अभी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। तो किसी भी टॉपिक को परिभाषित करना हो, परिभाषा लिख दीजिए, उसका उदाहरण संभवतः है तो उदाहरण दे दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है संभवतः तो वो भी लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। और कभी भी अगर कोई भी छोटा एक लाइन का आंसर पूछ रहा है, कि जैसे मान लीजिए पूछा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास से कॉपी है इस तरीके का और सवाल जो आया है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, और ये दूसरा सवाल है, तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा जो है प्यारे बच्चों यहां पे हाशिया छूटा रहता है, जो चौथाई हम लोग कहते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, ऐसे करके प्यारे बच्चों, रेड पेन से नहीं लिखना है भाई, ये रेड पेन से बिल्कुल नहीं लिखना है। मैं आपको बस चलो हटा दूं, नहीं तो कितने लोग जाके कॉपी मार देंगे रेड पेन से। आपको ब्लू कलर या फिर ब्लैक से इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखना है। और उत्तर में क्या लिखना है? ऐसा कभी नहीं लिख सकते जैसे सवाल पूछा कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो कई बच्चे जो है सिर्फ गैंग लिख के चले आएंगे। तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि ये तरीका गलत है। ऐसे लिखोगे तो कभी 2 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है। तो आप इसको पूर्ण तरीके से ऐसे लिखो कि अयस्कों में, अक्षर एकदम सही सही होना चाहिए, अयस्कों में उपस्थित, और ऊपर लिखना है और ऊपर लाइन देते चलना है। ऊपर लाइन देना है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है तो लिखो थोड़ा बहुत। इसे आधात्री भी कहते हैं, इसे आधात्री भी कहते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? ये हो गया। अब ऐसे मतलब पूरे तरीके से लिखना है इसको, ऐसा नहीं कि बस एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हो। तो यहां पर परिभाषित करना है, उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया हो तो जरूर लिखना है। अब चलिए, कॉपी लिखने का जो तरीका था, इस कॉपी को देख लीजिए आप, इसी तरीके का कॉपी आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। वहां पे आप कभी भी ऊपर लिखेंगे, कोई बच्चा नीचे नहीं लिखेगा, इस तरीके से नीचे नहीं लिखेगा, ऊपर लिखिए। हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन जो आ रहा है सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए, और अगर उसमें भी क्रम से हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है और पांचवा भी आ रहा है और सातवां भी आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि दूसरा के जस्ट बाद पहले पांचवा लिख दीजिए फिर सातवां लिखिए। ये नहीं कि दूसरा के बाद सातवां लिखे और फिर पांचवा लिखे। आप लिख सकते हैं, ऐसा होता है, रेयरेस्ट होता है, लास्ट टाइम में होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप श्योर हैं कि हाँ हमको दूसरा लिखना है, पांचवा लिखना है, सातवां लिखना है, तो क्रम वाइज लिखिएगा तो सही रहेगा। एक जरूरी बात बता रहा हूं, अगर अगला क्वेश्चन का आंसर देना हो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बीच हमें 1 से 2 लाइन छोड़ देना है प्यारे बच्चों, एक लाइन तो बिल्कुल छोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ताकि अगले को पता चल जाए, जो चेक करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चे ने साफ सुथरा लिखा है, यहां पहला क्वेश्चन का उत्तर खत्म, यहां से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है।
यहां से प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि लोहे के दो मुख्य अयस्कों का नाम लिखें, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दो। या फिर आप एल्यूमिनियम के अयस्कों का नाम लिखो, तो आप ऐसे लिखो, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। अब कैसे निम्नलिखित है भाई, अब ये दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम के दो मुख्य अयस्क। और पहला, यहां पे पॉइंट बना दिया, पहला लिख दिया प्यारे बच्चों बॉक्साइट। पहला क्या लिख दिया मेरे भाई, बॉक्साइट। और साथ साथ बॉक्साइट का सूत्र भी लिख देंगे, Al2O3.2H2O। ठीक है। और फिर मान लीजिए दूसरा हमने लिख दिया, क्या दूसरा भी हम इसका लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट लिख दिया यहां पे, क्रायोलाइट। अब क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, Na3Alf6। अगर सूत्र है उसका तो आप साथ में लिखो, आप साथ में लिखो, कोई नंबर काटेगा नहीं, इससे नंबर आपका अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तरीका होता है प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देने का। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करी जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी छोटे छोटे सवालों को मिला करके बनाए जाते हैं अधिकांशतः। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न दो दो मिला करके या 3 पॉइंट का मिला करके एक दीर्घ उत्तरीय बन गया। या हो सकता है दीर्घ उत्तरीय में एक सिंगल सवाल आ जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। तो कभी भी आप कोई भी व्यंजक ज्ञात करें तो उसके बारे में शुरू से नींव डालते हुए चलिए। समीकरण मान लीजिए, उसके बारे में लिखिए कि माना कि एक समीकरण ए अभिकारक से प्रतिफल बी बन रहा है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 है और टी समय के बाद की सांद्रता ए है। भूमिका बनाते हुए आंसर को अच्छे से शब्दों में लिखते हुए प्यारे बच्चों तब हम आगे बढ़ेंगे। अब तरीका मैं बताता हूं बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये लिख रहा था और मुझसे कहीं गलती हो जाता, तो मैं गलती हो गया तो ऐसे ऐसे वाला गुस्से में काट कूट नहीं करना है भाई। इस तरीके की हरकत करिएगा ना, एक तो ये पेज फट भी जाएगा और इसके पीछे जो है ना पूरा का पूरा वहां पे जो है पारदर्शिता की तरफ इधर वाली चीजें उधर दिखने लग जाएगी। तो ये नहीं करना है, इस चीज से बचना है। अगर कोई चीज कोई भी टर्म गलत हो गया, आप एक काम करेंगे, उसी ब्लैक पेन से आप सीधा ऐसे एक सिंगल कट दे दीजिएगा, सिंगल कट दे दीजिएगा, इसको बगल में लिख लीजिएगा, बात खत्म। काट कूट भयानक वाला नहीं करना है, एकदम सिंगल एक कट मार दीजिए, बस वो कट हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी एक पेज लिख लिया ना तो दूसरा पेज पलटना हो तो आराम से अच्छे से देख लेना कि जस्ट इसके बाद का ही पेज तो आ रहा है ना, कहीं बीच में एक ही साथ दो पेज तो नहीं पलट दिए, नहीं तो बीच में गैप हो जाता। तो जहां गैप होगा पता नहीं कॉपी चेक करने वाला उसके अगले पेज पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अब ये उसकी मर्जी है। लेकिन ये हमारा अ, एक जिम्मेवारी है कि हम एक एक पेज को पलट के ही आंसर लिखें, और हो सके तो कॉर्नर पे प्यारे बच्चों पीटीओ जरूर लिख देंगे। ठीक है ना, पेज टर्न ओवर का यहां पर एक सिंबल पीटीओ जरूर दे दीजिएगा आप, आखिरी पेज पे नहीं देना है ये चीज मेरे भाई, आखिरी पेज पर नहीं देना है। अब सुनिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए चाहे इसमें भी अगर कोई संरचना हो तो संरचना जरूर बनाएं। संरचना बनाने के लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। संरचना किससे बनाना है प्यारे बच्चों, पेंसिल से बनाना है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया हैबर विधि से अमोनिया बनाना कैसे बनाया जाता है, उसकी संरचना होती है, हम बनाएंगे। संपर्क विधि से कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, उसका संरचना डायग्राम होता है, आप जरूर बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ओस्टवाल्ड विधि से अमोनिया कैसे बनता है वो जरूर बनाएं। और अगर किसी समीकरण में क्लास वो टॉपिक में प्यारे बच्चों कुछ भी कोई टॉपिक में अगर ग्राफ भी हो ना तो ग्राफ जरूर बनाना। अब कहां कहां हो सकता है ग्राफ, सक्रियण ऊर्जा को लेकर के पूछेगा, दहली आवृत्ति को लेकर के पूछेगा, आप बता सकते हैं, क्रियाविधि को लेकर के आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में जब विस्तृत रूप में पूछेगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ बना सकते हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ पूछेगा वो बना सकते हो, और कहीं कोई ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद
कभी भी प्यारे बच्चों कोई रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा तो रासायनिक अभिक्रिया का आंसर कैसे लिखना है। जैसे आपसे कह दिया कि भाई बताओ कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कैनिजारो अभिक्रिया में सबसे पहले हम उस अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या है, परिभाषा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, परिभाषा लिखना है। जो भी अभिक्रिया पूछेगा उस अभिक्रिया के एकदम स्वच्छ शुद्ध शुद्ध अक्षरों में परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा जस्ट लिखने के नीचे सेकंड स्टेप में रासायनिक समीकरण जरूर लिखना है। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं छोड़ना है, समीकरण नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, संकेतों और सूत्रों से उसको जरूर दर्शा देना है। उसके बाद जो आप तीसरा पॉइंट में बताने जा रहा हूं, जो प्रतिफल बना है उस प्रतिफल के जस्ट नीचे में उसका नाम जरूर लिख देना, यौगिक का नाम जरूर लिख देना। प्यारे बच्चों इतनी बारीकी से अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को, यानी कि छोटे भाई बहन आप लोग हो, आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं। ये वीडियो अपने सभी छोटे बड़े भाई बहन को सबको भेज देना जिसका भी एग्जाम है, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, सबको शेयर कर देना मेरे भाई, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आप सभी लोगों के लिए। और चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वापिस आप ही लोग प्यारे बच्चों इस चैनल को और फिर से बड़ा कर सकते हैं। तो प्रतिफल का नाम जरूर लिखना है, प्रतिफल का नाम जरूर लिखना है। अब चलो, हो सकता है सवाल में कहीं अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया, छोटा सा कोई न्यूमेरिकल पूछे, तो न्यूमेरिकल की शुरुआत कैसे करना है। कोई भी चीज पे आप सोल्यूशन कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल आपको दिया गया, कच्चे पदार्थों को इकट्ठा कर लो कि भाई हमारे पास आलू है, गोभी है, ये मसाले हैं, ये तेल है, ये नमक है, तो आप उसकी सहायता से सब्जी बना पाओगे। इसी प्रकार अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो न्यूमेरिकल में आंसर, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, तो यहां पर हम हल लिखेंगे, उत्तर न लिख के क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल दिया है उसका हल लिखने जा रहे हैं, और हल में सबसे पहला टर्म हमारा होगा कि गिवन वैल्यू क्या है, दिया है, क्या दिया है। जैसे मान लीजिए सांद्रता का मान दे दिया 0.1 मोलर, जैसे मान लीजिए मोल का मान दे दिया 1 मोल, कुछ भी दे दिया है, कुछ भी जो है दे दिया। और मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि पाई का मान बताइए, पाई क्या होगा, तो दिया है वैल्यू एंड पाई। अब यहां से लिखो, अगर कोई सूत्र है तो लिखो, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फॉर्मूला है पाई भी बराबर NRT। और तब यहां से एक एक वैल्यू को पुट करो और एक एक स्टेप, कोई स्टेप स्किप नहीं करना है, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। मने मने वैदिक कैलकुलेशन मत करना यहां पे कि मने मने कटा कुटा के डायरेक्ट आंसर लिख दिए, नहीं, एक एक स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको पाई निकालना है तो पाई को N/V दिखाओ कि हमने इसको इधर भेजा है, और फिर आप ये भी दिखाओ अगले में कि हमने इसको C बनाया है और C का मान प्रश्न में दिया है, तो रखेंगे। और तब रखने के बाद लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको ना ऐसे दूसरे कलर वाले पेन से, अगर आप ब्लू से बना रहे हैं तो ब्लैक पेन से घेर दीजिए और घेर करके लिख दीजिए अभीष्ट उत्तर या अभीष्ट हल। क्या लिख देना, अभीष्ट हल या अभीष्ट उत्तर, या सिर्फ राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये नहीं भी लिखोगे ना तो यहां पर आंसर लिख सकते हो, ये ऐसे ब्रैकेट करके घेर देना, चूंकि वो हाईलाइट हो जाएगा ना, तो कॉपी चेक करने वाले का नंबर सीधे वहां पे, सॉरी, नजर वहीं पे सीधे जाएगा, तो वो आंसर शीट से अपना आंसर मिलाएगा। अच्छा 4 आया है आंसर, बच्चे का भी 4 आया है। जब 4 मिलाएगा ना तो थोड़ा बहुत स्टेप देखेगा, तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये चीज है, ठीक है, बहुत सुंदर, 4 नंबर मिल गया। ऐसे होता है प्यारे बच्चों चीज। कभी भी कोई व्यंजक भी निकालना हो, किसी भी, अगर मान लीजिए कोई डेरिवेशन हो, कोई व्यंजक ज्ञात करना हो ना, तो व्यंजक ज्ञात करते समय शुरू से भूमिका बनाते हुए, मानने वाली सारी चीजें, एक एक समीकरण होते हुए, एक एक स्टेप, सारे स्टेप प्यारे बच्चों, ऑल स्टेप लिखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। 2-3 गो स्टेप एक ही में मिक्स नहीं कर देना है, सब एक एक करके लिखना। और लास्ट में जब व्यंजक आ जाए तो इसको पेन से, दूसरे कलर के पेन से, अब आप ब्लैक और ब्लू कलर का पेन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कलर नहीं चलेगा परीक्षा में।
कोई कलर नहीं चलेगा, कोई जेल पेन नहीं चलेगा, ओनली बॉल पेन चलेगा प्यारे बच्चों। जिस कलम से आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, और कोशिश करिएगा कि उसी कलम का इस्तेमाल करिएगा जिस पर आपका हाथ बैठा हुआ है। बहुत महंगा कलम के चक्कर में पता ना हो कि मोटा सा कलम पूरा जीवन लिखे पतले पेन से, और एग्जाम में चले गए मोटा सा कलम पकड़ के लिखने, थोड़ी देर में हाथ उंगली दर्द करने लगेगा, हैंडराइटिंग उस तरीके का नहीं हो पाया। तो जिस कलम से लिखने का आदत बना है भाई, अपना तो वही 2-3 रुपया वाला कलम बड़ा अच्छा कलम होता है, बहुत ही सुंदर सा लिखो पे खो वाली, हम तो उसी से लिख लेते हैं। तो हमारी आदत है हम हर तरीके के पेन से, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे भी जो है ना मोटे वाले कलम से भी लिख लेते हैं, पतले वाले से भी लिखते हैं। आपका जिससे आदत बना होगा उसी से लिखना मेरे भाई। और लास्ट में कॉपी सबमिट करने से पहले एक बार फटाफट से सारा क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन नंबर तो मिस नहीं हुआ है ना। और क्वेश्चन नंबर के नीचे प्यारे बच्चों आप चाहो तो ऐसी डबल लाइन जरूर दे सकते हो, तरीके ऐसे डबल लाइन दे सकते हो आप चाहो तो, नहीं चाहो तो नहीं देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है एग्जाम सेंटर के अंदर प्यारे बच्चों। अगर आप समय के हिसाब से रफ्तार को पकड़ के नहीं चलेंगे तो रेस में पीछे छूट जाइएगा, कॉपी छिना जाएगा, पता चला 2-3 गो क्वेश्चन छूट गया आपका। परीक्षा में कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी हो तो लिख देंगे। अगर पूछा कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनता है, आंसर नहीं पता है तो लिखेंगे कि अमोनिया, अमोनिया के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होगा ना, कि वैज्ञानिक हैबर ने अमोनिया को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि बताई जिस विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। इसी विधि से सबसे ज्यादा स्तर पर अमोनिया का निर्माण किया जा सकता है। अमोनिया जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है, और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में अभिक्रिया करा दिया जाता है, अमोनिया बन जाता है। अब उससे जुड़ी और भी सारा इंफॉर्मेशन बताओ। अमोनिया का जलीय विलयन जो होता है, क्या अमोनिया क्षारीय पदार्थ होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका कुछ पीएच वैल्यू भी होता है। ये हालांकि ये मेरी दायित्व तो नहीं है, ये थोड़ा सा हटके चीजें हैं टॉपिक, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सटीक आंसर नहीं पता है, तो उसके बारे में जरूर लिखो। ये सब्जेक्टिव में ही कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में तो भाई यार टिक लगाना है केवल। तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमारे इन सारी जो भी हमने आपको पॉइंट बताया, इन सभी पॉइंट को आपने अच्छे से समझा होगा, और ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, और एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए प्यारे बच्चों। समय का ध्यान रख के तब आंसर राइटिंग करना है, और आसपास बिल्कुल ध्यान रखना है। अनुशासन के साथ कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं मचाना है सेंटर के अंदर। नहीं तो बाबू हो, एक बार अगर तहरा ऊपर दाग लग जेनु, एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जेनु, मान के चलो कि 3 साल तक तहरा ऊपर रेड कलम जौन बा कापी पे लाग गेल तो समझ जा कि बहुत खतरा बा। ऐसे 2 नंबर कमे सही, लेकिन अनुशासन के साथ जाना है, अनुशासन के साथ आना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और इस परिवार को और आगे बढ़ाएं, शेयर करें इस वीडियो को, अपने सभी छोटे भाई बहन को जरूर जोड़िए प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम में आप जब भी जाओ बेहतर करके आओ।